हेलो जी, वेलकम टू अंसार एकेडमी। आज एक और पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक पेपर है पेपर 4 0620 एक्सटेंडेड सिलेबस। सो लेट्स मूव ऑन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल दिया हुआ है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज अ सॉलिड एंड एज ए लिक्विड। ठीक है। पार्ट ए है कि विच सब्सटेंस कुड बी अ मेटल। वेल, हमें पता है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। सो इट्स एन ओनली सब्सटेंस ए। अच्छा, पार्ट बी स्टेट ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर इसका मतलब कि अराउंड 20 to 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। तो ये है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। ठीक है, क्योंकि -17 पर ये सॉलिड था, तो हम लोगों को चाहिए लिक्विड। तो लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट 78 था, 78 पे ये गैस है, तो बीच में क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो डी तो है। सेकेंड सब्सटेंस कुड बी एफ। वाई? बिकॉज -5 है अपना मेल्टिंग पॉइंट, जो इसमें एफ जो है वो आइस फॉर्म में है। बॉइलिंग पॉइंट 102 है, जिसमें वो गैस फॉर्म में है, तो बीच की फॉर्म में वो लिक्विड होगा। तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में होगा यहाँ पर। ठीक है, सही। एनीथिंग एल्स? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही इसका रूम टेम्परेचर पे नहीं आता, क्योंकि रूम टेम्परेचर रखी है कि जो है ना 27 से 30 सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर होता है। तो इन सब के दरमियान जो है, अगर वो लिक्विड है तो वो सब चांसेस हम लोगों को लिखने हैं। आई थिंक दोज आर ओनली एफ एंड डी। यस। अच्छा, सी है विच सब्सटेंस कुड हैव अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिलिकॉन ऑक्साइड। वेल, हमें बताना चाहिए कि सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। सिलिकॉन ऑक्साइड में हमें पता चलता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, तो इसका आंसर ई है, जिसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसमें। ओके, पार्ट डी इज़ विच सब्सटेंस कुड बी प्रोपेन। ओके, प्रोपेन जो है वो अल्केन की फैमिली में से है। तो एंड इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये अल्केल्स जो हैं, अल्केन्स जो हैं वो कंडक्टर नहीं होते, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। तो इसमें देख के लगता है यस, जो बी है वो इसको पूरा कर रहा है, इस स्टेटमेंट को, तो इट शुड बी बी। अच्छा, विच सब्सटेंस कुड बी सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। सॉल्ट जो है वो पूरा कंडक्टर होता है सॉलिड में। ठीक है, और गुड कंडक्टर होता है लिक्विड में। ठीक है, तो इसमें कितने हैं गुड कंडक्टर लिक्विड में? ये वाला हो गया और ये वाला, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें बताया हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें काफ़ी कम है, तो ये वाला तो खैर नहीं होगा, फिर हमें सी ही होगा। यस, यस, द आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि -5 सेंटीग्रेड पे कोई सॉल्ट मेल्ट, किसी का NaCl का यानी सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता माइनस में। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, व्हाट इज़ द एविडेंस इन द टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट पार्टिकल ए इज़ एन एटम। वेल, हमें पता है कि एटम जो है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई गेन ना कोई लूज़। तो बोल रहे हैं पार्टिकल ए एटम क्यों है, एविडेंस दें आप, लिखा है ना एविडेंस दें आप, पार्टिकल ए इज़ एन एटम वाई, तो आप कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, एविडेंस दें कि ए बी एंड सी आर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा, ये कैसे? अच्छा 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 अच्छा, प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर। ओके, पार्ट 3 है पार्टिकल्स ए एंड सी आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब बताएं कैसे आपको पता चला कि पार्टिकल ए और सी जो है वो एक दूसरे के, मतलब यानी ये और ये जो हैं वो आइसोटोप हैं एक दूसरे के। हमें पता है कि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, येस, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, येस, दे आर डिफरेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम, same number of protons and different number of neutrons. What is the electronic structure of particle A?
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन आप लोगों को पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन्होंने सिंपली पार्टिकल ए का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मालूम करने को कहा है। तो हमें पता है कि पहले इसके 15 क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले में तो 2 आता है, उसके बाद 8 आता है, अब बाकी कितने बच गए 5। सो वी कैन राइट 5। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड द रिमेनिंग ones will be in third shell. The next question है, is element A a metal or a non-metal? Give a reason for your choice. अभी जब उन्होंने इससे ही इसका आंसर मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये पार्ट बी है, इसी का पार्ट ये है, तो इसी से हम लोगों को इसका आंसर मिल सकता है। कैसे? कि 2 8 5 यानी 5 जो है उसको पूरा करने के लिए थर्ड क्या कहते हैं थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको पूरा करने के लिए? 6 7 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी टू कंप्लीट दी थर्ड आउटर शेल। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है। तो हमें बताना होगा कि मेटल है या नॉन मेटल। हम बताएंगे ये जो है वो नॉन मेटल है। वाई? बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। क्योंकि हम लोगों को पता है 5 हैं, तो हम लोग 6 7 एंड 8 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट बिकम्स नॉन मेटल। आप गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, this question is about the electronic structure. To draw the electronic structure of nitrogen molecule, we know कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में। तो हम लोग को सब आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं आपको बता चलूँ कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर लिखा होता है शो ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का आउटर शेल मोस्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर शेल इलेक्ट्रॉन शेल्स ही हम लोग बनाएंगे। हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। सो जस्ट सेकेंड, सो इट हैज़ 7 प्रोटॉन्स। अगर इसके हम लोग कन्फिग्रेशन लिखें तो पहले शेल में 2, उसके बाद रिमेनिंग वंस विल बी 5। इसका मतलब इसको एक को 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं दूसरे वाले से। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड होते हैं एक साथ। तो एक को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड्स करते हैं, तो ये बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद रिमेनिंग वंस, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 2 मोर चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग 2 लगा दिए और यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए सर्कल्स और ये क्रॉसेस का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसके मार्क्स काट सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट। ठीक है, कंपेयर द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड नाइट्रोजन टू दोज इन नाइट्रोजन गैस। अच्छा, सॉलिड और गैस की डिफरेंसेस हम लोगों को बतानी है मूवमेंट और अरेंजमेंट के अंडर में। तो हम लोगों को पता है कि मूवमेंट जो है वो गैस की क्या होती है, रैपिड होती है। और यू कैन सिंपली राइट गैस पार्टिकल्स are moving, or you can also write in continuous motion, get that gas particles are in continuous motion while solid vibrates। ये तो हो गया मूवमेंट का। अब हम लोग कह रहे हैं अरेंजमेंट में। अच्छा, अरेंजमेंट के अंदर जो है ना पैटर्न भी आता है और डिस्टेंस भी आता है। सो वी कैन आइदर राइट द पैटर्न ऑफ द सॉलिड एंड गैस, और वी कैन आइदर राइट द डिस्टेंस that solid particles are close to each other and gas particles are far apart and they spread out। ये लिख सकते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं कि जो है ना सॉलिड के पैटर्न जो है वो रेगुलर होता है, यानी लेटिस स्ट्रक्चर होता है, और गैस का जो होता है वो इरेगुलर यानी रैंडम पैटर्न होता है। सो वी कैन राइट आइदर पैटर्न और डिस्टेंस। तो आई थिंक वी शुड गो ऑन टू डिस्टेंस बिकॉज इट्स ईजी। तो उन्होंने क्या लिखा कि गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट while solid particles are close together। A sealed container contains nitrogen gas। Okay, the pressure of the gas is due to the molecules of the gas hitting the walls of the container। Use the kinetic theory
to explain why the pressure inside the container increases. Okay, pressure is increasing when the temperature is increased. Okay, we have to use the term kinetic theory and explain that why the pressure is increasing when we are providing and when we are increasing the temperature. So the simply answer is that जब भी हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स जो है ना फास्ट मूव करते हैं और मोर कोलिजन्स होती हैं। ज़ाहिर जब फास्ट मूव करेंगे तो ज़्यादातर टकराएंगे एक दूसरे से। सो आवर आंसर वुड बी दे मूव फास्टर एंड दे हैव दे मूव एंड दे हैव मोर कोलिजन्स। तो जब मोर कोलिजन्स होंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मूविंग ऑन, एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन क्लोरीन गैस। वेल, हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन की 1 मिनट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, और क्लोरीन गैस की जो है 0.63 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। अच्छा, अब इसमें जो है वो गैस की MI यानी मास, मॉलिक्यूलर मास का क्या कहते हैं, मास के बारे में बताएंगे। तो जिसका MR जो है वो स्मॉलर होगा यानी कम होगा, तो वो ज़ाहिर है फास्ट मूव करेगी, और जिसका MR ज़्यादा होगा वो हैवी है, तो हैवी पार्टिकल्स मूव स्लोअर। अच्छा, so we can write N2 gas यानी नाइट्रोजन गैस हैव स्मॉलर MR, so that's why it's moving faster, और thus molecules move faster than chlorine gas or Cl2 gas. अच्छा, I have highlighted the word molecules. Why? Because why we cannot use particles instead of writing molecules? Well, हम लोग जब भी कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं तो we will use the word molecules, not the particles. So that's why we can use the word molecules instead of using particles. Acha, this question is again that explain why the nitrogen gas diffuses faster at the higher temperature. Well, हमें बताया कि हायर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स जो हैं फास्ट मूव करते हैं, या क्यों फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि उसके उनके पास एनर्जी आ जाती है। एनर्जी कहाँ से आती है? टेम्परेचर की वजह से। हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है ना इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंपली टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। तो जब ज़ाहिर एनर्जी इज़ नेवर, क्या कहते हैं कि एनर्जी है वो जब कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है और कभी भी डिमिनिश नहीं होती है, वो हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म प्रोड्यूस, क्या कहते हैं, टर्न होते रहती है, कन्वर्ट होते रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी दैट वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू दी राइज इन टेम्परेचर, सो वो एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को फास्ट करने में यानी उसकी मूवमेंट तेज़ करने में काम आती है। दैट्स वाई नाइट्रोजन गैस डिफ्यूजेस फास्टर। So we can write molecules move faster due to gain in energy. Okay, the last question of today is chromium is a transition element. State two differences in physical properties. अच्छा, between chromium and sodium. Well, we know कि chromium जो है transition element है और जो बताया गया है हम लोगों को, और sodium जो है वो non transition यानी वो group 1 में आता है। So there are some differences that अगर physical properties के differences होते हैं यानी transition element और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में, वो क्या होते हैं? वो 2 होते हैं, हम लोग वो दोनों लिखने हैं। पहले ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हार्डर होते हैं, तो वी कैन राइट क्रोमियम इज़ हार्डर, एंड सेकेंड वी राइट कि जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट हाई डेंसिटी वाले होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं। वी कैन राइट एनी, तो क्रोमियम इज़ हार्डर एंड more denser or has high density. So ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम लोग को रट्टे मारनी पड़ती हैं यानी रिमेंबर करनी पड़ती हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और ग्रुप 1 एलिमेंट्स के डिफरेंसेस लिखते वक्त। शेड्यूल ऐसे दोबारा। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी, मास और स्ट्रॉन्गनेस और हार्डनेस ये आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए और कंप्लेक्सेशन ऑफ आयंस हो गए। किसी एलिमेंट्स की कैटलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि क्रोमियम की है। क्यों? क्रोमियम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो कैटलिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्रोमियम की है। तो हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें बतानी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमेशा मोर रिएक्टिव होते हैं देन एनी अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
सो फार कि NaH जो है जो ग्रुप 1 में से है वो इज़ मोर रिएक्टिव एंड सेकेंडली Na यानी सोडियम कंपाउंड्स, ये भी ले सकते हैं सोडियम कंपाउंड्स आर वाइट, क्योंकि वाइट कंपाउंड्स बनाते हैं जब भी सोडियम किसी रिएक्ट होता है, वरना क्रोमियम कंपाउंड जो हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड कंपाउंड्स, जब भी वो किसी बॉन्ड बनाते हैं तो एक कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। सो वी कैन राइट एनी क्रोमियम फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आ गया। अच्छा, क्रोमियम इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट स्टील ऑब्जेक्ट्स। यस, द डायग्राम शोज हाउ दिस कुड बी डन। ओके, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, ये है कैथोड की तरफ और ये है एनोड की तरफ। क्रोमियम 3 सल्फेट एक्वस, सही है, यानी एक्वस यानी ये सोल्यूशन में डिजॉल्व हो चुका है। गिव 2 रीजंस वाई स्टील ऑब्जेक्ट्स आर प्लेटेड विद क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम के हल्की सी इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्रोमियम को चीज़ों पर क्या कहते हैं, प्लेटिंग क्यों करी जाती है क्रोमियम की चीज़ों पर। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें से 2 लिखने हैं। पहला ये कि ब्यूटी की इस पर, और क्योंकि ऐसे हमें पता है कि क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टू मेक अ हार्ड सरफेस, सो टू लुक मोर अट्रैक्टिव और टू इंक्रीज द ब्यूटी। और सेकेंड पॉइंट वुड बी टू मेक द surface harder. The formula of the chromium 3 ion is Cr positive 3 and the sulfate ion SO4 negative 2. Okay, give the formula of the chromium sulfate ion. Okay, Cr plus 3 और SO4 negative 2, ये 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट लग जाएंगे, यहाँ पे 3 लग जाएगा और इसका जो 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली वी कैन राइट, सो हम लोग लिख सकते हैं Cr2, क्योंकि 2 जो है वो इसका यहाँ पे आ गया, और SO4 क्योंकि 3 अब यहाँ पे आना है, तो अब मिक्स ना हो जाए, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं इसको Cr2SO4 3। ये फार्मूला बन गया। राइट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, यानी कैथोड। सिंपली कि जो है ना, क्रोमियम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी क्रोमियम जो है वो खुद ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो क्रोमियम कैसे प्रोड्यूस होता है, हम लोगों को आयोनिक हाफ इक्वेशन लिखनी है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। Cr पॉजिटिव 3 यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है सोल्यूशन से, और क्या कहते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग हो जाती है एट द कैथोड। अच्छा, अ कलरलेस गैस विच रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, वेल दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाईलाइटेड पॉइंट, और ये बड़ा हिंट है कि कौन सा टेस्ट होता है, कौन सी गैस का एक टेस्ट होता है जो टेस्ट क्या होता है कि विच रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, जिसका आंसर ऑक्सीजन है। सिंपल सा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ये टेस्ट होता है कि जब उसको पास ग्लोइंग स्प्लिंट यानी हल्की सी ग्लोइंग स्प्लिंट लेके जाते हैं तो वो रीलाइट हो जाती है, यानी माचिस लेके जाते हैं ऑक्सीजन के पास तो कंबशन और तेज हो जाती है ऑक्सीजन की वजह से, तो हम लोग को पता चलाता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज़ नेसेसरी टू ऐड मोर क्रोमियम 3 सल्फेट, बट ड्यूरिंग कॉपर प्लेटिंग यूजिंग अ कॉपर एनोड, अच्छा यूजिंग कॉपर एनोड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड मोर कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये बता रहा है कि क्रोमियम सल्फेट जब क्या कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है तो हम लोगों को क्रोमियम और डालना ज़रूरी नहीं होता, और जबकि कॉपर प्लेटिंग जब हो रही होती है कॉपर एनोड के साथ तो हम लोगों को इसमें लिखा हुआ था, इसको दोबारा कर लेना। ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज़ नेसेसरी टू ऐड मोर क्रोमियम सल्फेट, बट ड्यूरिंग कॉपर प्लेटिंग यूजिंग कॉपर एनोड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड मोर कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये बोल रहे हैं जब कॉपर प्लेटिंग हो रही होती है कॉपर एनोड के साथ तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग कॉपर सल्फेट और डालें, जबकि जब क्रोमियम सल्फेट की प्लेटिंग हो रही है तो क्रोमियम सल्फेट डालना ज़रूरी होता है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस, क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये बताना है सिंपल। क्या हम लोग बताना है कि क्रोमियम सल्फेट और क्यों डालना होता है, तो हम लोग सिंपल से बता दें कि to replace chromium plus 3 आयन्स लिख दें आप, क्योंकि पॉजिटिव लिख दी तो आयन, इसका मतलब आयन है, तो ब्रैकेट में लिख दें। क्यों? क्योंकि Cr+3 जो है ना वो सोल्यूशन में ख़त्म हो रहे होते हैं, तो हम लोग को रिप्लेस करना होता है और डालना होता है ताकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते रहे, तो इस वजह से सोल्यूशन में रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है क्रोमियम को, तो रिप्लेस Cr+3 आयन। और सेकेंड रीज़न कुड बी कि जब कॉपर प्लेटिंग हो रही होती है, ये हमने बताया है कि क्रोमियम प्लेटिंग हो रही होती है, अब बताना है कॉपर प्लेटिंग का। कॉपर प्लेटिंग जब हो रही होती है तो कॉपर एनोड जो होता है वो खुद ही रिप्लेस कर लेता है कॉपर आयंस को, तो इस वजह से हम लोग लिखते हैं कि कॉपर आयंस के आर ऑलरेडी बीइंग रिप्लेस बाय
Cu एनोड, क्योंकि हमने बताया था कि कॉपर एनोड है, तो कॉपर एनोड से वो खुद ब खुद जो है ना वो रिप्लेस होते रहता है, तो हम लोग ज़रूरत नहीं होती और ऐड करने की। सो स्टूडेंट्स, आज का जो है ना हाफ पेपर था। रिमेनिंग पेपर जो है हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक करें।